नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में हमने अब तक SAS, ASA और AAS के बारे में पढ़ा था और इस भाग में हम कुछ और कसौटियों को भी जानेंगे, जैसे कि SSS सर्वांग समता कसौटी। S मतलब भुजा, S मतलब भुजा, S मतलब भुजा, अर्थात SSS में तीन भुजाओं को हम बराबर करेंगे। और हम जानेंगे RHS सर्वांग समता कसौटी। R मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, H मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण और S मतलब आपकी साइड यानी कि भुजा। तो RHS सर्वांग समता कसौटी भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। तो देखिए हमने SAS के बारे में पढ़ा हुआ है, क्लियर। हमने ASA के बारे में जाना है और हमने AAS भी पढ़ा हुआ है। SAS क्या था? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो और ये जो कोण होगा, ये जो कोण कैसा होगा? ये उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत होगा, क्लियर। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व उनका अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे और इसे हम कहते हैं SAS सर्वांग समता कसौटी। फिर हमने जाना था ASA के बारे में। अब ASA क्या होगा? इसमें आपके दो कोण और एक भुजा होगी, यानी कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। इसे कहते हैं हम ASA सर्वांग समता कसौटी। फिर तीसरा हमने पढ़ा था AAS। इसमें और इस वाले में फर्क क्या है? देखिए यहां भी दो कोण हैं, यहां भी दो कोण हैं, यहां भी एक भुजा है, यहां भी एक भुजा है, लेकिन फर्क क्या है? इस वाले में जो ASA था इसमें हमने बताया था कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, और इसमें क्या होगा? कोई से भी दो कोण और कोई सी भी एक भुजा, यानी कि जब किसी त्रिभुज के कोई से भी दो कोण और एक भुजा किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे हम कहते हैं AAS। और इसमें हम दो और कसौटियों के बारे में जानेंगे। एक है हमारी SSS सर्वांग समता कसौटी। देखिए SSS में क्या बताएंगे? S मतलब भुजा, इस S का मतलब भी भुजा और इस S का मतलब भी भुजा, यानी कि जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो हमारी कौन सी होगी? तो अब त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। किस नियम से? SSS सर्वांग समता कसौटी से। और एक हम इसमें पढ़ेंगे RHS। RHS क्या है? देखो RHS, R मतलब समकोण, H का मतलब क्या है? H मतलब कर्ण और S का मतलब है भुजा। तो जब किसी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में आपका जो समकोण है और कर्ण है और भुजा है वो किसी दूसरे त्रिभुज के क्या होंगे? कर्ण, भुजा और समकोण के बराबर होंगे तो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इसे हम कहेंगे RHS सर्वांग समता कसौटी। क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो देखिए हम पढ़ रहे हैं SSS सर्वांग समता नियम। तो क्या है ये नियम? तो देखिए ये आपकी प्रमेय 7.4 भी है। ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है आपके पास ये हो गया ABC और ये हो गया आपका PQR। अब हम कह रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
तो यदि मैं दर्शाना चाहता हूं कि मेरा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे यह करना होगा कि ए बी बराबर क्या होना? ए बी बराबर, तो मुझे दिखाना होगा कि ए बी मेरा बराबर है पी क्यू के, मेरा बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। किसके है ए सी बराबर? पी आर के। तो जब मैं ये तीनों चीजें सिद्ध कर दूंगा कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर है पी आर के, तो तीन भुजाएं क्या होंगी? इस त्रिभुज की तीन भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर? तो समझ में आया आप सभी को कि जब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना हो, ए बी सी और पी क्यू आर, तो हमें क्या करना होगा? इनकी भुजाओं को बराबर करना होगा। तो हम कहेंगे ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर है हमारी आर पी के। तो देखो ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई और ये भी भुजा हो गई। तो अर्थात ऐसे एस 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 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया? तो एस 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 क्या है? एक त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो। क्लियर? सभी को याद रहेगा एस 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 क्या है? अब बढ़ते हैं दूसरा वाला। यह है हमारे पास आर एच एस सर्वांगसमता नियम। देखो आर एच एस का मतलब, आर का मतलब होता है समकोण, एच का मतलब होता है कर्ण और एस का मतलब होता है भुजा। तो देखिए ये आपकी प्रमेय 7.5 भी है। तो क्या कह रहे हैं ये कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में, इसमें क्या शर्त दी है? इसमें आपको शर्त दी है कि आपके त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। तो जब हमें दो समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना हो, तब हम इस वाले सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, क्या बोला है? दो समकोण त्रिभुजों में एक कर्ण और भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे दोनों त्रिभुज? दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। तो देखिए कैसे समझ सकते हैं? आपके पास मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज है, ये दोनों क्या है आपके पास? समकोण त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो दोनों समकोण हैं, तो इसका मतलब यहां बी पर 90 डिग्री का कोण, यहां क्यू पर 90 डिग्री का कोण। और हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जब दो समकोण त्रिभुजों में किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन हो गया? AC, तो ये जो कर्ण है ये किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि क्या होगा? एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। ठीक है? और इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर होगी। ठीक है? और देखो यहां पर बी पर कोण कितना है? 90 डिग्री, और क्यू पर कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम कहेंगे कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, और उसका रीजन क्या है? 90 डिग्री के कोण है। भाई सही बात है भाई, बी पर और क्यू पर दोनों पर हमारे समकोण बन रहे हैं, इसका मतलब कोण हो गया 90 डिग्री का। तो कोण बी को हमने बराबर कर दिया कोण क्यू के। क्लियर? और हमने कहा है कि इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो इस वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं AC बराबर है PR के, दोनों कैसे हैं? कर्ण है। क्लियर? और एक आपकी कोई सी भी भुजा, चाहे वो ये भुजा हो या फिर वो ये वाली भुजा हो, कोई सी भी एक भुजा आपके इस वाली एक भुजा के बराबर आए। तो मान लीजिए कि यदि AB बराबर आ गया PQ के, ये हो गई हमारी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो RHS नियम से
क्या हो जाएगा आरएचएस नियम से? आरएचएस नियम से आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। समझ में आया? त्रिभुज एबीसी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। भाई दोनों समकोण त्रिभुज थे, तो 90 डिग्री का कोण बी पर है, क्यू पर है, और हमने आरएचएस में पढ़ा है क्या होगा 90 डिग्री का कोण आर, एच मतलब समकोण, तो एच मतलब कर्ण, तो एच कर्ण है, तो कर्ण हो गया एसी बराबर पी आर, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो हमने यहां पर मान लिया कि ए बी बराबर है पी क्यू के। तब हम आरएचएस से कह सकते हैं कि एबीसी जो त्रिभुज है वो हमारा पी क्यू आर के सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आया? हमने दो सर्वांग समता नियम और पढ़े, एस 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 सर्वांग समता नियम, जिसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और एक हमने पढ़ा है आरएचएस नियम, इसमें क्या है, जब आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण व भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? अब बढ़ते हैं इनके उदाहरणों की तरफ। तो उदाहरण 7 है हमारे पास, ए बी एक रेखाखंड है तथा बी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत ओर इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ हैं, तो दर्शाना है कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए उस उदाहरण में हमें आकृति दी गई है ये वाली। अब हमें इसमें क्या कहा गया है कि ए बी हमारा रेखाखंड है और हमारे पास क्या दिया गया है, बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार हैं कि प्रत्येक A और B से समदूरस्थ हैं। क्लियर? तो हमें देखो क्या दिया गया है, एक तो ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, PA बराबर दिया गया है PB के, और चित्र में देखिए AQ जो है वो हमारे पास BQ के बराबर दिया गया है। क्लियर? और ठीक है, समझ में आ गया? AP बराबर दिया गया है PB के और AQ बराबर दिया गया है BQ के। और क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। यानी कि आपसे कहा है कि ये जो रेखा PQ है वो इस रेखाखंड AB का, इस रेखाखंड का क्या है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। अब देखो लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया कि इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है और जहां पर बांट रहा है वहां पर कोण हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ये रेखाखंड, ये रेखा इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा एक तो AC बराबर BC। क्लियर है? इसका मतलब हो गया समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, और लंब समद्विभाजक का मतलब है, इसका मतलब यहां पर कोण कितना बनना चाहिए, यहां पर कोण बनना चाहिए 90 डिग्री का। तो हमें सिद्ध करना होगा कि ये दोनों कोण कितने के बनेंगे, ये हमारे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। क्लियर? तो हम कहेंगे कि भाई ये कोण हमारे 90 के बनने चाहिए, तो हमें कोण ACP को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये चीजें हमसे पूछ रहा है, ये दोनों हमें सिद्ध करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा PQ है ये रेखाखंड AB का क्या है, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं सिद्ध, एक एक चीज उठाएंगे। सबसे पहले देखो अगर मुझे ये सिद्ध करना है कि AC बराबर है BC के, तो मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूं। एक चीज सबसे पहले देखो, आपको कह रहा है कि जो रेखा है PQ वो इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो देखो रेखा PQ कुछ इस तरह से जा रही है। अब गौर से देखो, जैसे ये इस तरह से जा रही है तो ये जो हमारा कोण P है इसको बांट रही है दो भागों में। समझो एक एक चीज क्या कर रही है, ये हमारे कोण P को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये भाग हो गया और एक हो गया ये भाग। क्लियर? भाई हमें करना है लंब समद्विभाजक, तो सबसे पहले तो AC बराबर BC सिद्ध करना होगा और यहां पर हमें कोण 90 सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो रेखा PQ है वो इस कोण को बांट रही है। अब मुझे नहीं पता कि बराबर है या नहीं है, लेकिन कोण P को दो भागों में बांट रही है। अब बराबर है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा,
मैंने आपको बताया जब भी हमें दो कोण या दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो तो हम दो त्रिभुज लेंगे, उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और लगाएंगे सीपीसीटी। तो मैंने क्या किया, ये वाला कोण किस वाले त्रिभुज में है, देखो हमारे पास त्रिभुज हो जाएगा पी ए क्यू। हम ले रहे हैं त्रिभुज पी ए क्यू, ये वाला त्रिभुज, समझ में आया। और ये त्रिभुज लेने के पीछे रीजन क्या था ये भी सुनो। देखो कुछ भी चीज हम ऐसे ही नहीं लेंगे, हर एक के पीछे रीजन होता है। जैसे ही हमने पी ए क्यू त्रिभुज लिया, इसका रीजन था कि देखो ये भुजा हमें बराबर दी गई है और ये भुजा बराबर दी गई है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और जो हमारा पी क्यू है ये आ जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। तो ये वाला त्रिभुज लेने का रीजन ये था कि हमें इसमें तीन भुजाएं बराबर मिल जाएंगी इस वाले त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके हल में तो क्या क्या है हमारे पास। पहले तो ये देखिए एपी बराबर है एबी के, तो दिया है एपी बराबर बीपी, ठीक है। तो एक दिया है हमें एपी बराबर बीपी, और क्या दिया गया है ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू बराबर बी क्यू। और हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा PQ है वो AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, और लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना होगा, इसका मतलब हमें सिद्ध करना होगा कि AC बराबर BC है, कि AC बराबर BC है। और क्या सिद्ध करना होगा, एक तो AC बराबर BC और कोण ACP हमारा 90 डिग्री का होगा। कोण ACP बराबर होना चाहिए किसके, कोण BCP के, कोण BCP के, और ये होना चाहिए 90 डिग्री का। तो ये करना है हमें सिद्ध, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज PAQ और PBQ में। तो देखिए त्रिभुज PAQ व त्रिभुज PBQ में तीन भुजाएं हमें बराबर मिल चुकी हैं। कौन कौन सी मिली है, देखो एक तो AP बराबर है BP के, एक AQ बराबर है BQ के, और PQ जो भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, और क्या है हमारे पास AQ बराबर BQ, और क्या है PQ बराबर PQ। तो देखिए PQ तो हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों हमें क्या है दिया है। अब देखिए कौन सा नियम लगेगा, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या कह देंगे हम कि जो हमारे त्रिभुज है PAQ सर्वांगसम हो गए त्रिभुज PBQ के, ठीक है। क्या हो गए, त्रिभुज PAQ सर्वांगसम हो गए त्रिभुज PBQ के। अब देखो जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, हम लगा सकते हैं सीपीसीटी का नियम। तो देखिए अतः सीपीसीटी से, और सीपीसीटी होता क्या है, सीपीसीटी ये होता है कि जब आपके पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिया तो हमारा कोण APQ बराबर हो जाएगा कोण BPQ के। देखो ये जो कोण है इस पूरे त्रिभुज में वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, किससे बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से। तो हम लिख सकते हैं कि APQ कोण APQ बराबर है कोण BPQ के। क्लियर।
कोण बराबर हो गया APQ बराबर हो गया कोण BPQ के। समझ में आया सभी को कि ये कोण बराबर हो गया। अब समझो, देखो बात आप, अब देखो ये कोण हमारा इस कोण के हो गया बराबर सिद्ध। अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें प्रूफ करना है AC बराबर BC। क्या करना है, AC बराबर BC। तो AC आ रहा है इस त्रिभुज में और BC आ रहा है इस त्रिभुज में। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे हम ACP और एक लेंगे BCP। क्या लेंगे, एक लेंगे ACP त्रिभुज और एक लेंगे BCP त्रिभुज। तो आप ले सकते हैं त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में। देखिए क्या क्या है आपके पास इन दोनों त्रिभुजों में। तो ACP और BCP में देखो AP बराबर है BP के, ये बात क्लियर। AP बराबर हो गया BP के। ये जो कोण है ये वाला इसके बराबर है, लेकिन एक चीज समझो, अब ये जो हमने कोण लिया था वो हमने इस वाले त्रिभुज में लिया था। किस वाले त्रिभुज में, हमने लिया था APQ में, ठीक है। यानी कि ये पूरा की पूरा कोण इतना था और इस वाले त्रिभुज में हम कोण ले रहे हैं इतना। तो आपको एक चीज बतानी है कि जब, देखो समझो, जब कोण APQ बराबर है कोण BPQ के, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कोण APC बराबर होगा कोण BPC के। भाई लॉजिकली बात है, जब हम इस कोण को इस वाले कोण के बराबर कर रहे हैं, तो यदि हम इस कोण को सिर्फ यहां तक ले तो भी तो हमारे कोण बराबर होंगे। समझ में आया कि ये जो कोण है इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये कोण है, ये आपस में बराबर क्यों हुए, क्योंकि हमने पूरा बड़े त्रिभुज के लिए इसे बराबर किया था, तो छोटे वाले के लिए भी ये बराबर होगा। तो ये लाइन समझ में आई किस तरह से किया है हमने इसको। तो देखो ये हमें करना था सिद्ध। अब समझो, देखो तो हम ले रहे हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया है, ACP और BCP में। तो देखो AP बराबर हो गया BP के, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AP बराबर है BP के, ठीक है। ये कहा है हमारे पास, दिया है। और क्या है देखिए, और हम इस त्रिभुज में कह सकते हैं कि हमारा जो कोण है कौन सा वाला, APC, ये बराबर है कोण BPC के। तो कोण APC बराबर है कोण BPC के। और इसका रीजन क्या है कि कोण APC बराबर है कोण BPC के। देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हो जाएगा कि हमारे पास हमने प्रूफ किया है कि कोण APQ बराबर है कोण BPQ के। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कोण APQ बराबर है कोण BPQ के। ये हो गया इसका रीजन। समझ में आया। अब देखो एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया, तो अब बात करते हैं एक और की। तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा PC है वो इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रहा है। PC इस त्रिभुज में भी है, PC इस त्रिभुज में भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि PC बराबर PC उभयनिष्ठ भुजा, भुजा तो क्या हो जाएगा, SAS सर्वांग समता नियम। दो तो हमारी भुजा हो गई और इनके अंतर्गत कोण। देखिए एक तो भुजा है आपकी AP और एक भुजा है PC, और ये जो कोण आ रहा है इन दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हम यहां पर SAS सर्वांग समता नियम लगा सकते हैं। तो देखिए यहां से अतः SAS सर्वांग समता नियम से, कसौटी से क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ACP सर्वांगसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज BCP के। क्लियर, त्रिभुज ACP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCP के। अब देखो जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। इसका मतलब AC बराबर होगा हमारे BC के। समझ में आया, AC हमारा बराबर होगा BC के। और जो कोण है ACP, ये जो कोण है वो इस वाले कोण के भी
बराबर होगा, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे। तो देखिए हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए सीपीसीटी से, तो अतः सीपीसीटी से क्या लिख देंगे कि हमारा जो AC है वो हमारे BC के बराबर आ गया। तो AC बराबर BC, और क्या हो जाएगा, एक तो AC बराबर BC हो गया, और कोण कौन सा है हमारे पास, कोण है ACP बराबर होगा BCP के। तो यहां से कोण ACP बराबर हो गया कोण BCP के। ये हमारा हो गया CPCT से। क्लियर? तो ये दोनों चीज हमने किसके बराबर करी, इनके बराबर करी, CPCT से। देखो एक काम तो हमारा हो गया, ये हमें करना था बराबर, और दूसरा काम था हमें इन दोनों कोणों को बराबर करना था, किसके, 90 के। तो एक काम तो हमने यहां कर दिया कि AC बराबर है BC के। अब दूसरा काम है कि इन दोनों कोणों को हमें 90 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखो एक चीज, अब मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछता हूं, इन वाले त्रिभुजों में देखो, समझने की बात है जरा सी, कि इस त्रिभुज में हमने SAS सर्वांग समता कसौटी लिया है, और जो हमने कोण लिया है वो हमने ये APC लिया है। क्या मैं इस APC की जगह कोई दूसरा कोण ले सकता हूं? देखो कैसे, यह मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं इस कोण को ना लेके कौन सा वाला कोण ले लूं, ये दोनों कोण ले लूं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कोण A और कोण B को ले सकता हूं? देखो भाई मेरे पास दिया गया है AP बराबर है किसके, है AP बराबर है एक BP के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण मेरा A बराबर होगा कोण C के। तो फिर मैं ऐसे में कोण A बराबर कोण C क्यों नहीं ले रहा हूं? उसका रीजन ये है कि भाई देखो, दो भुजाओं के बीच का कोण लेना होता है हमें ऐसे में, और जो कोण A है वो दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास AC बराबर BC सिद्ध हो गया है, और कोण ACP बराबर कोण BCP भी हमने सिद्ध कर लिया है। अब हमें बस ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण होगा वो 90 के बराबर होगा। तो एक बात देखिए कि ये जो दोनों कोण हैं वो हमारी किस रेखा पर है, ये हमारे AB रेखाखंड पर है। और हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर जो हमारे कोण होते हैं वो कितने का होता है, योग उनका 180 का होता है। तो जब ये हमारे रेखा पर दो कोण हैं तो ये क्या हो गए, हमारे रैखिक युग्म हो गए, और रैखिक युग्म का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्या कि हमारे वो दोनों त्रिभुज हैं, तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा कि कोण ACP प्लस कोण BCP ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। भाई एक ही रेखा पर हैं, क्योंकि ये दोनों किस पर हैं, ये दोनों हमारे AB रेखा पर हैं। ठीक है, AB पर हैं, तो यहां से कोण ACP प्लस कोण BCP 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो यहां से ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं कोण ACP प्लस कोण ACP बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण ACP बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो यहां से हमारा जो कोण ACP है ये हमारा 90 के बराबर आ जाएगा। तो कोण ACP बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2, तो कोण ACP बराबर हो गया 90 डिग्री के। किसके हो गया, कोण ACP हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। और चूंकि कोण ACP बराबर है कोण BCP के, तो कोण ACP बराबर कोण BCP बराबर 90 डिग्री। इसे डाल दीजिए समीकरण 2। तो देखिए अब हमारा कोण ACP कोण BCP बराबर हो गया 90 के, और हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया था AC बराबर है हमारे BC के। तो अब हम समीकरण 1 व 2 को अगर हम एक साथ लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जो PQ रेखा है वो हमारे रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो समीकरण 1 व 2 से
क्या हो जाएगा, रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजित करती है। लंब समद्विभाजित करती है। और यही करना था हमें सिद्ध कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजित करती है। क्लियर? तो समझ में आया किस प्रकार हमने किया है। देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा है पर समझने लायक बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, दोबारा देखो एक बार क्या किया है हमने। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हमारा उदाहरण था कि हमारे पास एक ए बी रेखाखंड है और हमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं और हमें दर्शाना है कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमारा चित्र हो गया। इसमें हमें दिया गया था कि एपी बराबर है बीपी के और ए क्यू बराबर है बी क्यू के। ये दोनों चीज हमें दी गई है, हमने लिख दी। हमें सिद्ध करना था कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए क्या करना है, अगर हमें लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो समद्विभाजक का मतलब होता है AC बराबर BC सिद्ध करना होगा। ठीक है, और लंब है इसका मतलब C पर जो कोण बनाएगा वो हमारा 90 डिग्री का बनाएगा। एक हमें ये सिद्ध करना था। तो देखिए कैसे किया। सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज APQ व त्रिभुज BPQ। तो देखो सबसे पहले हमने त्रिभुज PAQ व PBQ लिया। क्लियर? अब इन दोनों त्रिभुजों में AP बराबर BP हमें दिया है, AQ बराबर PQ हमें दिया है, और जो PQ है देखो PQ क्या है, PQ ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपकी दोनों में है। तो यहां से क्या हो गया, PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ भुजा, SSS सर्वांग समता कसौटी यहां पर लग गया और आपके दोनों त्रिभुज PAQ व PBQ दोनों सर्वांग-सम सिद्ध हो गए। अब जैसे ये सर्वांग-सम हुए हमने लगाया सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग-सम तो उनके संगत भाग बराबर। तो सीपीसीटी लगाते ही हमारे पास क्या आ गया, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर आ गया। अब देखो ये कोण इस कोण के आ गया आपके बराबर। तो हमने लिख दिया कि हमारा जो कोण है कौन सा, एपीक्यू बराबर होगा कोण पीबीक्यू के। अब देखो हमें सिद्ध करना है कि भाई AC हमारा बराबर होना चाहिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए कि AC बराबर होना चाहिए BC का। भाई समद्विभाजक का मतलब यही तो होता है कि दो बराबर भागों में बांटे, तो हमें AC बराबर BC सिद्ध करना था। AC हमारे त्रिभुज किस में आ रहा है, ACP में आ रहा है, और BC हमारे त्रिभुज BCP में आ रहा है। तो मैंने दोनों त्रिभुज लिए, एक लिया ACP एक लिया BCP। तो देखिए त्रिभुज ACP व BCP में तो AP बराबर BP हमें दिया गया है और APC बराबर कोण BPC होगा। और ये कोण बराबर कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास दिया था कि APQ बराबर है BPQ के। देखो APQ बराबर है BPQ के, ये वाला। तो ये दोनों कोण इस त्रिभुज के लिए बराबर है। तो जब मैं इन त्रिभुजों की बात करूंगा तो इन त्रिभुजों के लिए भी ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कोण APC बराबर हो जाएगा कोण BPC के। तो हम यहां से कह सकते हैं कोण APC हमारा बराबर हो गया कोण BPC के, और PC हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहां लग गया SAS सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, और ये त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। मैंने यहीं पर आपको एक चीज बताई थी कि यदि हमारा AP बराबर BP है तो हम कोण A बराबर कोण B ले सकते हैं। और फिर यदि हम ये कहें कि त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में AP बराबर BP, कोण A बराबर कोण B और PC बराबर PC, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया। तब भी हम यहां SAS नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो कोण है ये हमारे इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है। तो SAS नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कोण A भुजा AP व PC के मध्य नहीं है। ठीक है, मध्य नहीं है। तो ये चीज याद रहेगी कि हमने ये क्यों नहीं करा है। ठीक है, क्लियर? तो देखो
अब ये दोनों त्रिभुज आपके हो गए सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे कि AC बराबर BC होगा और कोण ACP बराबर होगा BCP के। क्लियर। अब हमें सिद्ध करना होगा कि ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के बराबर आए। तो देखिए, हम अगर बात करें तो रेखाखंड, अगर हम AB की बात करें तो इस पर दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों, और ये दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म है। क्लियर है भाई, एक रेखाखंड है, बीच में कोई आ गई किरण और दोनों और कोण बनेंगे, उनका जोड़ 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग होगा हमारे कितना, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और आपस में बराबर हैं, तो यहां पर ACP और ACP दो ACP हो गए और ACP का मान हमारे 90 डिग्री आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। क्या है, रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। देखो, इसको लंब समद्विभाजक कर लो, का लंब समद्विभाजक है, का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक है। क्लियर। तो समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। अब करते हैं अगला उदाहरण। तो देखिए, उदाहरण 8 है, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। भाई, दोनों रेखाओं से समान दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास P, और हमें दर्शाना है कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो देखिए, ये हमारे पास चित्र है, हमारे पास दो रेखाएं हैं L व M, और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं A बिंदु पर। क्लियर। और P से B की दूरी बराबर है और P से C की दूरी बराबर है। तो हमें BP बराबर BC दिया है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है PB बराबर PC। और क्या है हमारे पास, देखो, ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। और हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, हमसे सिद्ध करवा रहा है, क्या करवा रहा है, देखिए, कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो रेखा AP कौन सी हो गई, ये जो रेखा AP है वो इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को करती है समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब कि ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। तो हमें सिद्ध करना होगा कि, क्या सिद्ध करना होगा, कि हमारा कोण PAB बराबर है कोण PAC के। क्या करना होगा, कोण PAB बराबर होगा कोण PAC के। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए, इसके हल में क्या दिया गया है, PP बराबर PB बराबर PC दिया है। ठीक है, अब देखो, हम कौन से कर रहे हैं, हमें करना है इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें दो कोणों को बराबर सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुजों को लेंगे और उन्हें सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब देखो, हमारे पास दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास APB और एक है हमारे पास APC। एक त्रिभुज हो गया ये वाला और एक त्रिभुज हो गया हमारे पास ये वाला। क्लियर। और दोनों त्रिभुज आप गौर से देखिए, दोनों में आ रहा है आपके समकोण, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, दोनों की दोनों आपके समकोण त्रिभुज हो गए। तो देखिए, हम ले रहे हैं त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में क्या है, देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में हमें एक तो दिया गया है क्या, 90 डिग्री का कोण। कौन सा, कि हमारा जो ABP है और कोण ACP है, ये दोनों कोण हमारे 90 के हैं। तो ABP बराबर कोण ACP, ये दोनों हमारे किसके हैं, ये दोनों हमारे 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए कर दिए बराबर। अब देखो, समकोण त्रिभुज हैं तो हम कौन सा सर्वांग समता नियम यूज करते हैं, RHS सर्वांग समता नियम। R मतलब समकोण, समकोण हो गए बराबर, H मतलब कर्ण। तो अब देखिए चित्र में कर्ण कहां है, समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो इस त्रिभुज में AP कर्ण हो गया, और नीचे वाले त्रिभुज में भी देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो इसमें भी AP कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या है हमारा, AP है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो हम लिखेंगे AP बराबर AP
ये हमारा हो गया कर्ण। और देखें, अब हमें चाहिए एक भुजा, और भुजा कौन सी दी हुई है? भुजा हमारे पास है कि जो बीपी है वो हमारे सीपी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं पीबी बराबर पीसी हमें दिया है, तो पीबी बराबर पीसी, ये हो गई हमारी भुजा। तो अतः आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं? आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि हमारे जो दो त्रिभुज हैं ए बी पी, ये सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए सी पी के। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम करेंगे सीपीसीटी का प्रयोग, और सीपीसीटी करने के बाद हमारे संगत कोण हो जाएंगे बराबर, यानी कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अतः सीपीसीटी से तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके है? एबीपी एसीपी के सर्वांगसम है, तो सीपीसीटी से हमारे कोण, तो हमारा कोण यहां पे कौन से बराबर हो जाएंगे? तो देखिए हमारे पास यहां कोण बराबर हो जाएंगे बीएपी, ये जो कोण है वो सीएपी के बराबर हो जाएगा। तो कोण बीएपी बराबर हो गया कोण सीएपी के। और जैसे ये दोनों कोण हमारे बराबर हुए, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे कि अतः देखिए ये जो था हमारी एपी है वो हमारे कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, और यही करना था हमें सिद्ध कि एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये वाला कोण है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः रेखा एपी दोनों रेखाओं एल व एम के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो अतः रेखा एपी दोनों रेखाओं एल तथा एम के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है? एक बार दोबारा देखिए, जल्दी देखिए। ये आपके पास चित्र था, दो रेखाएं एल तथा एम है, और क्या कह रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो एपी रेखा है इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। हमें इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने दो त्रिभुज लिए, कौन कौन से लिए? एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों में देखिए समकोण दिख रहा है, समकोण दिखते ही हमें आरएचएस सर्वांग समता कसौटी याद आती है। तो हमने क्या किया? दोनों त्रिभुज लिए। तो दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हो गए। एपी हमारा कर्ण हो गया, और पीबी और पीसी हमारी भुजा जो हमें बराबर दी गई थी। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। और जैसे ये दोनों कोण बराबर हुए तब हमारा सिद्ध हो गया कि रेखा एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ये वाला उदाहरण? ठीक है, तो देखिए ये वाला भाग में हमने क्या क्या सीखा। इस भाग में हमने एसएसएस सर्वांग समता नियम जाना। क्या है ये नियम? कि यदि आपका एक त्रिभुज के तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होते हैं। और एक हमने जाना आरएचएस सर्वांग समता नियम को। इसमें यह है कि यदि आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं तो एक त्रिभुज के कर्ण व भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व भुजा के बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सीखने के प्रतिफल। अब देखिए इस भाग के कुछ मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो बताओ सर्वांग समता नियम कौन सा होता है? तो होता है सर्वांग समता नियम एस एस एस, भुजा 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 नियम। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो हमारे पास नियम होता है एस 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 नियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ब, एस 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 नियम। दूसरा प्रश्न देखिए,
यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में आपका AB बराबर QR है, BC बराबर PR है और CA बराबर PQ हो, तो बताओ कौन से दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। देखो बहुत सरल है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। हम एक एक प्रश्न में जो ऑप्शन में हमें दिया गया है वो लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें PQR व BCA की। यदि PQR हमारा सर्वांग सम होता BCA के, तो क्या होता, हमारी जो PQ भुजा है वो किसके बराबर होती, वो हमारी बराबर होती BC के। तो देखिए क्या हमारी PQ भुजा BC के बराबर है, नहीं, PQ हमारा बराबर है CA के, इसका मतलब पहला नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के। तो देखिए पहली भुजा है हमारी BA, तो क्या हमारी BA बराबर है RP के। देखिए BA मतलब AB बराबर है QR के, ना कि बराबर है RP के, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं द ऑप्शन की। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के, तो ABC में हमारी ले लेते हैं हम AB भुजा। तो क्या हमारी AB भुजा बराबर है PQR के, नहीं है। देखो AB हमारा बराबर है QR के, ना कि PQ के, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो क्या बचा, CBA सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ के। तो यहां पर जो हमारी CB भुजा है वो बराबर होनी चाहिए PR के। तो देखिए क्या CB हमारा PR के बराबर है, PR के बराबर है BC को हम CB लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा सही। तो हमारा आंसर हो गया इसका से। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर है, इसलिए इसका जवाब हो गया से। त्रिभुज CBA सर्वांग सम होगा त्रिभुज PRQ के। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का मानदंड नहीं है। देखो पहला, क्या ऐसे सर्वांग समता नियम पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर होगा, तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ASA भी पढ़ा है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। क्या हमने SSS पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। क्या हमने SSA सर्वांग समता नियम पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं व कोई भी एक कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये हम नहीं कह सकते। तो ये हो जाएगा मानदंड नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ड। SSA सर्वांग समता नियम जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। तो ये भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए दो और नई कसौटियों को पढ़ा, एक थी SSS और दूसरा था हमारा RHS सर्वांग समता कसौटी। क्लियर बच्चों, तो अगले भाग में हम प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट करेंगे। तो ये कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए,